चलिए, तो आज हमारा टॉपिक जो है दैट इज सम स्पेशल काइंड्स ऑफ डायोड्स. Now, before I go into this topic, I would like you people to revise lecture number 6, जिसमें हमने बायसिंग पढ़ी थी पीएन जंक्शन की. हमने फॉरवर्ड बायसिंग पढ़ा था, हमने रिवर्स बायसिंग पढ़ा था, और हमने ये देखा था कि फॉरवर्ड बायसिंग में जो हमारा डायोड होता है दैट अलाउज करंट्स एंड द करंट्स आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर्स. एंड जो हमने रिवर्स बायसिंग का केस पढ़ा था, मैंने आपको बताया था, अगर मैं आपको ग्राफ दिखा दूं, मैंने कहा था कि ग्राफ कुछ यूं सा है. फॉरवर्ड बायसिंग पहले एक वोल्टेज आता है जिसको हमने नी वोल्टेज का नाम दिया, उसके बाद करंट अब्रप्टली इंक्रीज हो रही थी. और रिवर्स बायसिंग मैंने आपको कहा था कि करंट रिवर्स सैचुरेशन करंट पहले कहलाती है, और उसके बाद कुछ हो जाता है जिसको हम ब्रेक डाउन कहते हैं. और ब्रेक डाउन की दो टाइप्स मैंने दिखाए थे. मैंने दिखाया था एक जीनर ब्रेक डाउन और एक और ब्रेक डाउन दिखाया था जिसको हमने एवलांच ब्रेक डाउन कहा था. हमने फिर आपको डिफरेंस सिखाई थी कि जीनर ब्रेकडाउन कैसे होता है, एवलांच ब्रेकडाउन कैसे होता है. मैंने कहा था जीनर ब्रेकडाउन इट इज बिकॉज ऑफ द रीजन दैट जो हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स व्हिच वर बीइंग टनल्ड फ्रॉम द वैलेंस बैंड इनटू द कंडक्शन बैंड, उनकी टनलिंग जो हो रही है द नंबर इज एक्चुअली इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द हाई वैल्यूज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. जो रिवर्स वोल्टेज, जो हमने रिवर्स बायसिंग में हमने वोल्टेज अप्लाई किया हो, जो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपके कोवेलेंट बॉन्ड्स टूट रहे हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इंक्रीज हो रहे हैं, और वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ट्रांसमिट हो रहे हैं टुवर्ड्स द कंडक्शन बैंड. और हमने एवलांच ब्रेकडाउन की भी बात की थी. मैंने आपको कहा था एवलांच ब्रेकडाउन इट इज बिकॉज ऑफ द कोलिजन्स, and collisions are responsible for the breakage of the covalent bonds. Now in this topic I would like you to understand the concept before the special diodes are being taken up, because इन स्पेशल डायोड्स को पहले हम नॉर्मल डायोड्स के साथ कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, और तब जाकर हमें समझ आ जाएगा कि इसमें स्पेशल है क्या. ठीक है कि नहीं? अच्छा, एक और बात मैंने कही थी उस दिन. मैंने कहा था जीनर ब्रेकडाउन तब होता है जब आपकी डोपिंग लेवल बहुत ज्यादा हो, और मैंने कहा था एवलांच ब्रेकडाउन डोपिंग लेवल के एतबार से जब कम होगी डोपिंग तब एवलांच ब्रेक. और हमने टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ा था. मैंने कहा था if there is some increase in the temperature, then it is the Zener effect which contributes more as compared to the avalanche effect. Now I would like you people to revise lecture number 6 first. After that we have discuss the rectification process as well, but lecture number 6 is the prerequisite to understand this concept. Fine. Now the first special diode I'm taking up is itself. It is the Zener diode. अब जीनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन की जो डिफरेंसेस है, प्लीज लेक्चर नंबर 6 से आपको रिवाइज कर लीजिएगा, फिर आपको यहां पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा. नाउ जीनर डायोड, फर्स्ट ऑफ ऑल, इट वाज इन्वेंटेड बाय अ साइंटिस्ट हुज नेम वाज क्लेरेंस मेल्विन जीनर. मैंने पिछले लेक्चर्स में भी कहा है, अब रिपीट कर रहा हूं. ठीक है, क्लेरेंस मेल्विन जीनर. अगर आप जीनर डायोड की बात करें तो जीनर डायोड जो है, इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमें याद होगी. इट इज somewhat like this. We have got a curly line as compared to straight line in case of normal diodes, or I'll draw a normal diode as well. Say for example हमारा normal diode है जिसकी रिप्रेजेंटेशन ये है, और ये जीनर डायोड. ठीक है. Now अगर मैं आपको बोलूं इस जीनर डायोड में स्पेशल है क्या, उस स्पेशलिटी को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक अप द नॉर्मल डायोड. फाइन. अब इस नॉर्मल डायोड की बात करें तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि नॉर्मल डायोड में शाबाश पीएन जंक्शन जो है वो कुछ ऐसा होता है. P side, this is the P side, this is the N side. Fine. Now we have got some holes on the P side, the majority charge carriers on the P side. और N side पे the majority charge carriers are the electrons. Fine. और अगर मैं जीनर डायोड की बात करूं, जीनर डायोड में भी यही होगा, लेकिन डोपिंग के एतबार से हमने ये पढ़ा है दैट जीनर डायोड इज अ हाईली डोप्ड डायोड. रिमेंबर, जीनर डायोड की बात करें इट इज अ हाईली डोप्ड डायोड. इसमें डोपिंग लेवल बहुत ज्यादा होगी, और हमने एक रिलेशन पढ़ी थी दैट द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर, अगर आपको याद होगा मैंने कहा था इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डोपिंग लेवल. तो
तो इसके एतबार से अगर मैं डिप्लीशन लेयर की विड्थ डिस्कस करना चाहूं तो हमें ये समझ आ जाएगा कि पीएन जंक्शन में अगर से फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली व्हेनेवर पी एंड एन आर मेड टू कंटैक्ट विद ईच अदर वी गेट समथिंग नोन एज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, जिसकी वजह से होल्स डिफ्यूज हो जाएंगे इनटू एन साइड, इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज हो जाएंगे इनटू पी साइड, और हमने कहा था द न्यूट्रलिटी ऑफ द पी एंड एन विल गेट डिस्टर्ब्ड, जिसकी वजह से शाबाश पी साइड पे एक नेगेटिव लेयर आ जाएगी, नेगेटिव लेयर आ जाएगी, और एन साइड पे एक पॉजिटिव लेयर आ जाएगी, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और इस लेयर को हमने डिप्लीशन लेयर का नाम दिया था, और डिप्लीशन लेयर को कभी कभी हम स्पेस चार्ज रीजन भी कहते हैं। और मैंने कहा था जब ये जब यहां पर एक ग्रेडियंट जनरेट हो गया बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्जेस, मैंने कहा था वी गेट समथिंग नोन एज कंटैक्ट पोटेंशियल, एज इफ वी हैव एम्प्लॉयड fictitious battery across the PN junction. Fine. Now, when you are connecting this PN junction with the help of a battery from the outside, but that battery is used in reverse biasing mode. Reverse biasing mode. This is the negative terminal. This is the positive terminal. This is the applied voltage. Fine. Now the applied voltage is such that the positive terminal is connected to the N type. The P type it is connected with the negative terminal. Fine. Now applied voltage and the contact voltage they have the same directions, therefore जो already established equilibrium है that gets strengthened. Fine. देखो समझना मेरी बात, सबसे पहले जब यहां पर कंटैक्ट पोटेंशियल जनरेट हो गया ना, उस कंटैक्ट पोटेंशियल की वजह से हमने पढ़ा था यहां पर एक फील्ड प्रोड्यूस होता है जिसका नाम हमने दिया था डिफ्यूजन फील्ड, जिसकी डायरेक्शन फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप है, जो फील्ड रेस्पॉन्सिबल है डिफ्यूजन के प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए, जो फील्ड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को अवे फ्रॉम द जंक्शन पुश कर रहा है, जो फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को बोल रहा है इधर चले जाओ और होल्स को बोल रहा है इधर चले जाओ, दैट इज इट इज opposing the process of diffusion. Fine. Now when the PN junction is reverse biased, हमने already पढ़ा है, the width of the depletion layer increases. Fine. Now when the width of the depletion layer increases, आप खुद समझ लीजिए, width बढ़ने की वजह से आप चाहते थे कि आपका डिफ्यूजन प्रोसेस हो, आपका होल डिफ्यूज हो जाए फ्रॉम पी साइड टू एन साइड, लेकिन रिवर्स बायसिंग की वजह से जो आपका डिप्लीशन विड्थ है, जो आपका पोटेंशियल बैरियर है, वो पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाता है। जब पोटेंशियल बैरियर बढ़ गया, ऑब्वियस सी बात यह है कि हमारा जो होल है उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि वो डिफ्यूज हो सके फ्रॉम पी साइड टू एन साइड। फाइन। देयरफॉर हमने कहा था, अगर आप ग्राफ को भी याद कर लें तो ग्राफ कुछ ऐसा था, मैंने कहा था देयर आर एक्चुअली नो करंट्स इन द रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में तो ये वाला ग्राफ था, लेकिन रिवर्स बायसिंग की अगर बात करें, मैंने कहा था रिवर्स बायसिंग में कोई भी करंट बच्चा नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। लेकिन सर कब तक? मैंने कहा था जब आपका अप्लाइड वोल्टेज बियॉन्ड दैट पर्टिकुलर वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा, we'll have leakage currents. We'll first of all have leakage currents. Why we'll have leakage current? That is to be understood. Now see, forward biasing में yes we have the currents, we have the holes being diffused from p side to n side, the electrons being diffused from n side to the p side. Fine. लेकिन जब हमने रिवर्स बायसिंग की कंडीशन लगा दी, मैंने आपको कहा अब इस होल के पास उतनी एनर्जी नहीं है कि ये डिफ्यूज हो सके, ठीक, लेकिन क्योंकि ये पोटेंशियल बैरियर जो है ये बढ़ गया, इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो आपके होल के पास अब नहीं है। लेकिन द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द पी साइड ऑलरेडी दे आर द इलेक्ट्रॉन्स। फाइन, I'll be showing them with the help of dots. These are the minority charge carriers. और अगर हम n साइड की बात करें, the minority charge carriers, शाबाश, they are the holes. These are the holes. Fine. अब हमारा डिप्लीशन विड्थ जो है वो ऑलरेडी बढ़ गया, यानी कि अब हमारा डिप्लीशन विड्थ ये है, रिवर्स बायसिंग में डिप्लीशन विड्थ बढ़ गया। ठीक है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? ना समझ लीजिएगा आप इस बात को। जब हमने रिवर्स बायसिंग में वोल्टेज आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करने की कोशिश कर दी, उसकी वजह से क्या हो, जो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स पी साइड से थे और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एन साइड से थे, they start diffusing according to the electric field. What is going to happen? The minority charge carriers on the p side are the electrons. The electric field will push these electrons towards the n side. है कि नहीं? यानी कि they'll be drifted, they'll get diffused against the electric field. यानी कि उनका direction of motion जो होगा, electrons will move from p side to the n side. Fine. मगर मुझे एक बात बताइए, अगर आप ग्राफ की बात करें, समझना मेरी बात, दिस इज द करंट, दिस इज द वोल्टेज। हमने रिवर्स बायसिंग में वोल्टेज बढ़ाया, वोल्टेज बढ़ाया, वोल्टेज बढ़ाया, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आहिस्ता आहिस्ता पी साइड से एन साइड की तरफ डिफ्यूज हो रहे हैं।
समझ रहे हो कि नहीं? यानी कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी करंट्स आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही। कब तक? जब तक आपके पी साइड पे जितने माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे वो सब के सब एन साइड की तरफ डिफ्यूज हो गए, तो आहिस्ता आहिस्ता करंट्स इंक्रीज होने लगे। लेकिन मैंने कहा था बच्चा कि इन करंट्स को हम कभी कभी रिवर्स सैचुरेशन करंट्स भी कहते हैं। व्हाई? बिकॉज एक्चुअली द पी साइड कंटेन्स फिक्स्ड नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। यम फिक्स्ड नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ना तिम हसा गसन आहिस्ता आहिस्ता तिम गसन आगे गसन तिम डिफ्यूज फ्रॉम पी साइड टू एन साइड। लेकिन एक वक्त आएगा ना कि उनका कांस्टेंट नंबर आ जाएगा, वो सब के सब डिफ्यूज हो जाएंगे, तब आपकी करंट्स क्या हो जाएगी? तब वो सैचुरेट हो जाएगी। इसीलिए आपका ग्राफ कुछ ऐसा आ जाता है रिवर्स बायसिंग में। फाइन है कि नहीं? तो आहिस्ता आहिस्ता ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, चलता रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इन करंट्स को हमने रिवर्स सैचुरेशन करंट्स का नाम दिया था, रिवर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है कि नहीं? लेकिन अगर आपने ग्राफ को अच्छे से देखा होगा, फिर हमने कहा था भैया अगर आपका अप्लाइड वोल्टेज फर्दर इंक्रीज किया जाए, अगर आपका अप्लाइड वोल्टेज फिर फर्दर इंक्रीज किया जाए, उसकी वजह से क्या होता है? हमने कहा था यहां कुछ ब्रेक डाउन हो जाता है। और इस ब्रेक डाउन का मतलब क्या है दरअसल, वो मैं समझाना चाहता हूं, फिर हम ज़ीरो डायोड को समझ सकते हैं। अब समझ लीजिएगा, रिवर्स सैचुरेशन मोड में व्हाट हैपेंस व्हेन योर reverse voltage are continuously being increased, we are further increasing the applied voltage। अभी तक हमने applied voltage बढ़ाया था, बढ़ा रहे, लेकिन अब करंट्स इंक्रीज नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैव ऑलरेडी डिफ्यूज्ड फ्रॉम पी साइड टू एन साइड। इधर पड़ कैसे होल्स विदाउट द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ऑन द एन साइड, वो आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज हो रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन उनका नंबर भी फिर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, है कि नहीं? इसीलिए हमारा करंट जो है वो सैचुरेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमने इसके बाद भी अप्लाइड वोल्टेज फर्दर इंक्रीज किया, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? अब समझ लीजिएगा, अभी तक जो हमारा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर शरीफ तरीके से चल रहा था ना, अब क्या होने वाला ये समझ लीजिएगा। मैं बीच वाली डिप्लीशन लिमिट्स को मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूं ताकि आपको समझ जाए ये कंसेप्ट है क्या। नाउ दिस पोर्शन इज द डिप्लीशन विड्थ, ठीक है। हमने देखा रिवर्स बायसिंग में डिप्लीशन विड्थ बढ़ जाता है, ठीक है। और हमने कहा जब आपका वोल्टेज आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स विल गेट डिफ्यूज, इनका नंबर कांस्टेंट है, तो इसीलिए करंट्स भी क्या आ जाएगी? कांस्टेंट, इसीलिए रिवर्स सैचुरेशन करंट्स। लेकिन when your applied voltage is being increased further, आपने इस वोल्टेज के अक्रॉस के अलावा भी अपना रिवर्स वोल्टेज बढ़ा दे, तब क्या होने वाला है? दरअसल तब जो इलेक्ट्रॉन्स पी साइड पे है, मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं, होल्स के साथ भी ऐसा ही होगा, ठीक है, लेकिन मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं। दिस इज द डिप्लीशन विड्थ, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब अपने अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीज किया, ऑब्वियस सी बात है, these electrons, the minority charge carriers on the p side, they gain enormous kinetic energy। देखो पहले भी ये डिफ्यूज हो रहे, लेकिन पहले इनका डिफ्यूज होना शरीफ तरीके से, ये आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज हो रहे थे। लेकिन अब जब हमने अप्लाइड वोल्टेज बियॉन्ड सर्टेन लिमिट इंक्रीज कर दिया, हम ये देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स पी साइड पे है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी बहुत ज्यादा गेन कर रहे हैं। और आपको पता होनी चाहिए एनर्जी इज इक्वल टू ई इंटू वी। आपका वोल्टेज बहुत ज्यादा हो गया तो एनर्जी जो इसको मिल रही है इलेक्ट्रॉन को, विच इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, बट इनॉर्मस होगी। तो इस इनॉर्मस काइनेटिक एनर्जी की वजह से होने वाला क्या है? ये इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज जो ही होने लगेगा फ्रॉम पी साइड टू एन साइड, जो डिप्लीशन लेयर में ऑलरेडी न्यूट्रल एटम्स है, ये इलेक्ट्रॉन दरअसल इन न्यूट्रल एटम्स के साथ कोलिजन दिखाएगा। क्यों दिखाएगा कोलिजन? क्योंकि इसकी विड्थ बहुत ज्यादा है, रास्ता तय जो इस इलेक्ट्रॉन को कर रहा है ना, वो बहुत ज्यादा है, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। अब इसको टकराने की क्षमता है, ये टकरा जाता है जो ऑलरेडी प्रेजेंट न्यूट्रल एटम्स इन द डिप्लीशन लेयर है। सिलिकॉन के एटम्स जो न्यूट्रल एटम्स होंगे वो इनके साथ टकराएगा। टकराने की वजह से क्या होता है? टकराने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी सिलिकॉन में है, उनकी कोवेलेंट बॉन्ड्स वो टूट जाते हैं और ब्रेकेज, दिस इज द ब्रेकडाउन। अब यहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो यहां पर इलेक्ट्रॉन था, उसने एनर्जी बहुत ज्यादा गेन कर दी। बहुत ज्यादा एनर्जी गेन करने की वजह से वो बहुत खतरनाक तरीके से न्यूट्रल सिलिकॉन के साथ टकरा गया। अब हमें पता है सिलिकॉन इज ए न्यूट्रल कंपाउंड एलिमेंट, और हमने ये भी पता है कि इसमें जो है बॉन्ड्स वो कोवेलेंट, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड्स टूट जाते हैं। और इन कोवेलेंट बॉन्ड्स को टूटने की वजह क्या है? कोलिजन। समझ गए कि नहीं? अब कोलिजन की वजह से जब कोवेलेंट बॉन्ड टूट गया, अब यहां से एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन भी है,
अब ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी हाई पोजेस कर रहे हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन किसी और न्यूट्रल एटम के साथ टकराएंगे और इलेक्ट्रॉन्स पैदा होंगे और आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हो आपके कोवेलेंट बॉन्ड्स टूटने की वजह से द नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स व्हिच वर ऑलरेडी प्रेजेंट इज एक्चुअली इंक्रीजिंग। समझ रहे हो कि नहीं? आहिस्ता आहिस्ता हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो बच्चा मुझे एक बात बताओ, आपने एक रिलेशन पढ़ी है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच, I इज इक्वल टू VDANE, पढ़ा है कि नहीं? देखो बच्चा समझना, आपने जब अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीज किया ना, मैं कह रहा हूं इस इलेक्ट्रॉन को जो पी साइड पे था, जो ऑलरेडी प्रेजेंट था, उसने एनर्जी बहुत ज्यादा गेन कर दी। बहुत ज्यादा एनर्जी गेन करने की वजह से जो न्यूट्रल एटम्स थे डिप्लीशन लेयर में, उनको के साथ उन्होंने कोलिजन्स दिखाए और ये कोलिजन्स बड़े ही विगरस थे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स were expelled from the covalent bonds. This lead to the breakage of the covalent bonds. और जो covalent bonds टूट रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं। What are electrons? They are the minority charge carriers. अब जो इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, they are actually the n in this relationship, है कि नहीं? तो number of minority charge carriers is actually increasing. When the number of minority charge carriers is increasing, therefore your currents will increase as per this relationship, and therefore what you'll see that the graph comes out to be somewhat like this. समझ रहे हो कि नहीं? आपकी करंट्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। लेकिन आपके लिए कंसेप्ट है बच्चा, जब आपके डिप्लीशन विड्थ में जो ऑलरेडी प्रेजेंट न्यूट्रल एटम्स थे उनके साथ कोलिजन हो गया, कोलिजन मींस रगड़, और रगड़ की वजह से ऑब्वियस सी बात है देयर हैज टू बी हीट प्रोड्यूस्ड, and heat produced because the currents are increasing. H is equal to I square RT. Your currents are enormously increasing. Obviously, the heat produced will be huge, and this heat is the cause of the death of this type of semiconductor. And remember, आपके देखो समझना, ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे इंक्रीज हो रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन टकरा गया, उसने दो को पैदा किया, वो दो इलेक्ट्रॉन्स और टकरा गए, अब वो चार पैदा होंगे। तो आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो आपका एक इफेक्ट आ रहा है जिसको हमने ऑलरेडी नाम दिया है एवलांच इफेक्ट। जिस तरह से बर्फ का एक गोला होता है, वो जब डाउन द हिल आ जाता है ना, आहिस्ता 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 वो अपना मास गेन कर लेता है और वो नीचे बहुत बड़ा गोला बन जाता है। उसी तरीके से जो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन सपोज शुरुआत कर गया, वो एक न्यूट्रल एटम के साथ टकरा गया, न्यूट्रल एटम के बॉन्ड्स तोड़ दिए, बॉन्ड्स तोड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन्स और पैदा हो गए, वो इलेक्ट्रॉन्स फर्दर न्यूट्रल एटम के साथ टकराएगा और फर्दर न्यूट्रल एटम के साथ टकराने के बाद शाबाश क्या होने वाला है? शाबाश, हमें ये देख रहे हैं कि वो फर्दर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर देगा। तो इट इज एज इफ अ चेन इज बीइंग प्रोपगेटेड, है कि नहीं? जिस तरह से हमने ऑलरेडी न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस पढ़ी, एक न्यूट्रॉन टकराता है, तीन न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं, तीन न्यूट्रॉन टकराते हैं और तीन आ जाते हैं, तो कंटिन्यूअसली वो नंबर इज इंक्रीजिंग, है कि नहीं? और यहां पर भी कुछ ऐसा ही, वहां पर रेप्लिकेशन फैक्टर हमने पढ़ा था अगर आपको याद हो, तो यहां पर हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन नंबर इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, एंड व्हेन द नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इज इंक्रीजिंग, योर करंट्स इनॉर्मसली इंक्रीजिंग। लेकिन ये करंट्स कोलिजन की वजह से आ गई, ठीक है कि नहीं? कोलिजन ने बॉन्ड्स ब्रेक कर दिए और ये करंट जब ज्यादा से ज्यादा हो गई, हम देख रहे हैं हीट प्रोड्यूस भी बहुत ज्यादा होगी, और ये हीट जब बहुत ज्यादा होगी तो आपका जो सेमीकंडक्टर है, इट विल एक्चुअली अंडरगो सुसाइड, इट विल एक्चुअली बर्न आउट, ये तबाह बर्बाद हो जाएगा, इट विल लीड टू द डेथ ऑफ दिस सेमीकंडक्टर, बिकॉज ये सेमीकंडक्टर जो है इट इज अ नॉर्मल सेमीकंडक्टर, इट इज अ नॉर्मल काइंड ऑफ अ पीएन जंक्शन, इसमें कोई स्पेशलिटी नहीं थी। समझ रहे हो कि नहीं? इसमें कोई भी स्पेशलिटी, अगर स्पेशलिटी होती तो हम देख लेते वो स्पेशलिटी किस तरह से इस्तेमाल होती, लेकिन यहां पर कोई भी स्पेशलिटी नहीं है। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द एवलांच इफेक्ट। It is because of the avalanche effect that your minority charge carriers is continuously increasing, and वो जो continuous increase हो रहा है, करंट्स इंक्रीज हो रही है, करंट्स इंक्रीज हो रही है तो हीट प्रोड्यूस ज्यादा हो रही है, हीट प्रोड्यूस ज्यादा हो रही है तो आपका जो नेचुरल सेमीकंडक्टर है, ये सिंपल काइंड ऑफ पीएन जंक्शन है, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो दिस वाज द बिहेवियर ऑफ द नॉर्मल पीएन जंक्शन। दैट इज व्हाई मैंने कहा था, अब समझ लीजिए मेरी बात, मैंने कहा था दो टाइप्स ऑफ ब्रेकडाउन, एक ब्रेकडाउन जीनर ब्रेकडाउन होता है, एक ब्रेकडाउन एवलांच ब्रेकडाउन होता है, और एवलांच होने के लिए बहुत ज्यादा वोल्टेज चाहिए होगा। दैट इज व्हाई आपने वोल्टेज तो इंक्रीज कर दिया, लेकिन सैचुरेशन करंट्स आ रही थी। व्हाई? बिकॉज द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स पी साइड पे दे वर फिक्स्ड, फाइन, लेकिन उनको बढ़ाने के लिए कोवेलेंट बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे। वो कोवेलेंट बॉन्ड्स टूटते क्यों है? बिकॉज ऑफ द कोलिजन्स। लेकिन वो कोलिजन्स हो क्यों रहे? क्योंकि आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने की वजह से पोटेंशियल ऑब्वियसली आपने बढ़ाया होगा, और पोटेंशियल की वजह से एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स की बहुत ज्यादा बढ़ रही है।
समझ गए कि नहीं? इसमें कोई इशू तो नहीं? अगर है तो बता दीजिएगा, ठीक है? अच्छा, अब मैं अगर इसी कंसेप्ट को जीनर डायोड में लेके जाऊं, तो जीनर डायोड की एक जबरदस्त प्रॉपर्टी है बेटा, दैट पहली डेफिनेशन में जीनर डायोड इज दैट काइंड ऑफ अ डायोड व्हिच पोजेसेस हाई लेवल ऑफ डोपिंग। जो बातें मैंने अब यहां से की ना, वही बातें मैं अब यहां से कर रहा हूं, लेकिन यहां पे आपको इसकी स्पेशलिटी को इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं? तो चलते हैं जीनर डायोड। अब अगर मैं जीनर डायोड की बात कर दूं, Now, when we talk about the Zener diode, again the concept will be same. मैं यहां पर बना रहा हूं Zener diode, ठीक है? Zener diode हमारे पास अगेन एक पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन है, लेकिन Zener diode possesses high level of doping. इसका मतलब the majority charge carries on the p side, there will be more. मैंने पिछली बार में आप पिछले डायग्राम पे और चले जाए, वहां पे मैंने पी साइड पे जो होल्स दिखाए थे शायद 3 दिखाए थे, लेकिन यहां पे ज्यादा दिखा रहा हूं, ठीक है? डोपिंग लेवल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ठीक है? डोपिंग लेवल ऑन द पी साइड इज हाई, डोपिंग लेवल ऑन द एन साइड इज हाई। दिस काइंड ऑफ अ डायोड विल बी कॉल्ड एज अ Zener डायोड, ठीक है कि नहीं? Zener डायोड। ठीक है? नाउ अगेन दिस इज पी साइड एंड दिस इज द एन साइड। नाउ पहली बात जो आपके साथ में करना चाहता हूं वो ये, now when the doping level is high, the width of the depletion layer will be less. Therefore, जब ये P और N जुड़ ही जाएंगे, जो हमारी डिप्लीशन लेयर N as compared to पहला था वो कम होगी। देखो मैं यहां नॉर्मल डायोड बना रहा हूं, नॉर्मल डायोड अभी हमने किया था, हमने यहां से दिखाया P साइड पे होल्स, N साइड पे इलेक्ट्रॉन्स दिखाए थे ना, अभी दिखाया। तो अगर मैं यहां पर डोपिंग लेवल देखूं, यहां पर डोपिंग लेवल कम है ना, उसके एतबार से जो आपका जब ये कम है तो डिप्लीशन लेयर ज्यादा होगी, तो से फॉर एग्जांपल इतना, ठीक है? ये इतना। लेकिन इसके मुकाबले में जो Zener डायोड में पीएन जंक्शन के अक्रॉस डिप्लीशन विड्थ बनने वाली वो क्या होगी? कम होगी। देयरफॉर से वो इतना ही है, ठीक है? इतना ही है। Now what is happening? It is as if again the same thing, as if a fictitious battery is being connected, ठीक है? This is contact potential, fine. एंड यूल सी पी साइड पे आ जाएगी एक नेगेटिव लेयर, और एन साइड पे आ जाएगी एक पॉजिटिव लेयर। कंसेप्ट वही जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, इसमें कोई नया नहीं, ठीक? लेकिन बच्चा जब आप देखो फॉरवर्ड बायसिंग में आपका पीएन जंक्शन अलाउ कर रहा था करंट, रिवर्स बायसिंग में एक्चुअली नहीं कर रहा था, लेकिन आपने जब इसको वोल्टेज बढ़ा दिया, उसकी वजह से हमने देखा बॉन्ड्स टूट रहे हैं, और बॉन्ड्स टूटने के बाद करंट्स बहुत ज्यादा इनॉर्मस इंक्रीज दिखा रहे थे। दैट वाज बिकॉज ऑफ द एवलांच इफेक्ट। आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कोलिजन की वजह से इंक्रीज हो रहे थे, ठीक है? और बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे थे और करंट्स इंक्रीज हो गई। लेकिन एक्चुअल कंसेप्ट ये कि रिवर्स बायसिंग में कोई भी करंट नहीं थी। इट वाज ओनली व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द वोल्टेज बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट दैट यू हैड करंट्स, फाइन। लेकिन Zener डायोड की बात करते हैं। Zener डायोड की बात करें तो अगेन फॉरवर्ड बायसिंग में अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इट विल बिहेव एज अ नॉर्मल डायोड। लेकिन Zener डायोड की जो खासियत है ना वो ये है कि इट इज ऑलवेज यूज्ड इन रिवर्स बायसिंग कंडीशन। एंड रिवर्स बायसिंग कंडीशन में जो इसके साथ स्पेशलिटी इस्तेमाल हो रही है वो क्या है वो समझना है। रिवर्स बायसिंग में अगेन द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन। हमने ये पहले देखा कि पीएन जंक्शन के अक्रॉस जो डिप्लीशन विड्थ है वो कम होगी एज कंपेयर टू नॉर्मल डायोड। लेकिन जब आप इसको एक अप्लाइड वोल्टेज अप्लाई कर दें, एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करेंगे, दिस इज द एक्सटर्नल वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव, अगेन इन रिवर्स बायसिंग कंडीशन, तो जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इलेक्ट्रिक फील्ड था वो स्ट्रेंथन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो डिप्लीशन विड्थ होगी वो बहुत ज्यादा होगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन हमने अभी जस्ट प्रीवियस केस में डिप्लीशन विड्थ को रिवर्स बायसिंग के बाद बढ़ाया था, ऑब्वियस सी बात है वो इधर तक पहुंच गया था, ठीक है? लेवल यहां तक आ गई थी। लेकिन अगर उस कंपैरिजन में मैं यहां की बात करूं, अप्लाइड वोल्टेज की बात करूं, तो मुझे लग रहा है अप्लाइड वोल्टेज जब रिवर्स बायसिंग में लग जाएगा, जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इलेक्ट्रिक फील्ड था वो स्ट्रेंथन हो गया, आपकी डिप्लीशन वेट जो है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अब इंक्रीज, लेकिन एज कंपेयर टू नॉर्मल डायोड क्या उतना इंक्रीज होगा? नहीं होगा। जब नहीं होगा तो से फॉर एग्जांपल इतना ही होगा, ठीक है? इतना ही होगा, यानी कि विड्थ आफ्टर द बायसिंग कंडीशन उतनी ज्यादा नहीं होगी एज कंपेयर टू जितनी
नॉर्मल में थी, ठीक है। यानी कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो समझना, there is a relationship that electric field is equal to V upon D, ठीक है। तो पहला आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो एग्जिस्ट कर रहा था वो यहां से लेकर यहां तक था, इतनी डिस्टेंस में, लेकिन वही इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स बायसिंग के बाद इतनी डिस्टेंस में आ गया, यहां से लेकर यहां तक। जब आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर हो रहा है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर हो रहा है, तो यहां पर हमने समझा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा कमजोर हो गया होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर आपका पहले जब इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा था वो यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की रिलेशन और पढ़ते हैं, V/D है। अब जब आपने रिवर्स बायसिंग कर दी, ऑब्वियस सी बात है यही इलेक्ट्रिक फील्ड अब ज्यादा विड्थ में आ गया, इतनी डिस्टेंस में आ गया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस तो इसमें भी बढ़ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड और कमजोर हो गया। लेकिन मुझे बताओ क्या ये कमजोरी इस कमजोरी से ज्यादा है कि कम? ऑब्वियस सी बात है ये कम होगी। क्यों? क्योंकि जो ऑलरेडी जो पहले एस्टेब्लिश हो गया था ना विड्थ, वो बहुत कम थी एज कंपेयर टू जो यहाँ पे, यानी कि जो यहाँ पर नई विड्थ है, से यहाँ पर D डैश है, और जो यहाँ पे है D डबल डैश है, यहां से लेकर यहां तक, यहाँ पे D डैश है आफ्टर रिवर्स बायस, तो D डैश विल बी ऑब्वियसली D डैश विल बी लेस देन D डबल डैश, जिसकी वजह से हम ये देखेंगे कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिक्रीज हो रहा है वो तो हो रहा है डिक्रीज, लेकिन उतना डिक्रीज नहीं हो रहा जितना नॉर्मल डायोड में था, ठीक है, जितना नॉर्मल डायोड में था। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो चुका है वो उतना कमजोर नहीं है, और मैं ये कह सकता हूं वो अभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड से हो क्या रहा है, समझना मेरी बात। दरअसल जब आपने अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीज कर दिया, हम ये देखा कि जो पी साइड पे जो ऑलरेडी प्रेजेंट न्यूट्रल एटम्स थे, ऑब्वियसली सिलिकॉन की न्यूट्रल एटम्स, और मैं एक चीज करता हूं, मैं बीच वाले साइड को हटा देता हूं, ये जिस तरह से हमने पिछले वाले केस में किया, ये वाला रीजन अब हमारा डिप्लीशन विड्थ है, ठीक है। अगर हम यहां पे देखें तो जो पी साइड पे डिप्लीशन विड्थ के नजदीक न्यूट्रल एटम्स है, यहां पे न्यूट्रल एटम होगा, यहां पे न्यूट्रल एटम होगा, यहां पे न्यूट्रल एटम, यहां पे इसे पर अगर एन साइड पूछो या पर क्या से न्यूट्रल एटम, हाँ मेजॉरिटी चार्ज क्या रहता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन न्यूट्रल एटम्स भी तो है कि नहीं। हम ये देखेंगे in case of Zener diode that when you are increasing the applied voltage, these applied voltages have the tendency that the neutral atoms which are neighboring the depletion layer, these neutral atoms undergo breakage of bonds. Again the same concept, electrons will be knocked out from the outermost shells or the bonds will get broken because they were covalent bonds. एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोसेस हो गई, और चूंकि डिप्लीशन विड्थ उतनी ज्यादा नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स आसानी से क्रॉस कर सकते हैं डिप्लीशन विड्थ को। समझ गए कि नहीं? जो इलेक्ट्रॉन्स पी साइड पे ऑलरेडी बॉन्डेड एटम्स में थे, न्यूट्रल एटम्स में थे, वो इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर पाए, वो इलेक्ट्रॉन्स पहले बॉन्ड से टूट गए, एंड बिकॉज दिस विल बी अ होमोलिटिक फिशन, द इलेक्ट्रॉन्स विल गेट नॉक्ड आउट एंड दीस इलेक्ट्रॉन्स विल हैव अ टेंडेंसी टू डिफ्यूज अक्रॉस द पीएन जंक्शन, टू डिफ्यूज अक्रॉस द पोटेंशियल बैरियर। और समझना मेरी बात, सर क्या इस वक्त न्यूट्रल एटम्स डिप्लीशन लेयर में नहीं है? हाँ बेटा है, लेकिन बेटा मुझे एक बात बता दो, क्योंकि हमारी डिप्लीशन विड्थ बहुत पतली है, क्या इस इलेक्ट्रॉन को जिसके पास आपने बहुत ज्यादा एनर्जी दे दी, क्या उसके पास उतना टाइम है कि वो कोलिजन करेगा? ऑब्वियसली नहीं। पहले वाले केस में बहुत ज्यादा विड्थ थी, इलेक्ट्रॉन जब डिफ्यूज हो रहा था उसको रास्ते में बहुत सारे बैरियर्स मिले, उसने उनके साथ कोलिजन कर दिया, लेकिन ज़ीनर डायोड में ऐसे कोलिजन्स नहीं होते बिकॉज द टाइम फॉर कोलिजन इज लीस्ट बिकॉज ऑफ द विड्थ व्हिच इज वेरी स्मॉल, एंड देयरफॉर we'll see that okay the currents are again increasing, the minority charge carriers are again increasing, n is again increasing, but why? Because पिछले वाले केस में that was because of the collisions, लेकिन यहां पे collisions की वजह से नहीं, यहां पे इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अपने बाहर से दे दिया, इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाता है फ्रॉम द कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली डिफ्यूज हो जाता है फ्रॉम पी साइड टू एन साइड विदाउट एनी कोलिजन, बिकॉज द टाइम फॉर द कोलिजन is not high, and therefore these electrons escape the process of collision and therefore get easily diffused from p side to the n side. Fine. अब जब ये p साइड से n साइड की तरफ डिफ्यूज हो रहे हैं ना, समझना मेरी बात, पहले n इंक्रीज हो रहा है,
एन इंक्रीज हो रहा है क्योंकि यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा या इस वाले न्यूट्रल एटम से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो न्यूट्रल एटम्स टूट रहे हैं, न्यूट्रल एटम्स टूट रहे हैं, न्यूट्रल एटम्स में जो आपके कोवेलेंट बॉन्ड्स थे वो टूट रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, एंड देयरफॉर n इज इंक्रीज, द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर अगेन इंक्रीज। अब ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जब चल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे एक बात बता दो, करंट्स इंक्रीज हो रही है, समझ गए कि नहीं? अगेन द रिलेशनशिप ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, शाबाश, I is equal to VdA, तो n अगेन इंक्रीजिंग, करंट्स आर अगेन इंक्रीज। लेकिन क्या इसमें कोलिजन्स हो रहे? नहीं हो रहे। ऑब्वियस सी बात है, करंट्स की वजह से हीट तो होती, लेकिन यहां पे इतनी हीट प्रोड्यूस नहीं होती जिसकी वजह से आपका सेमीकंडक्टर मर जाएगा, जिसकी वजह से आपका सेमीकंडक्टर बर्न आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका सेमीकंडक्टर सुसाइड कर लेगा। तो हम ये देख रहे हैं ज़ीनर डायोड में यही खासियत है, that instead of the huge reverse biasing voltages, आप कितना भी दे दें, इसके पास ये टेंडेंसी है कि ये फालतू करंट वो वाली करंट जिसकी वजह से हीट हो जाता, वो हीट प्रोड्यूस करने की क्षमता इसमें है ही नहीं। जब ये हीट प्रोड्यूस करेगा ही नहीं, Therefore, पहली चीज, इसमें एवलांच इफेक्ट तो है ही नहीं। एवलांच इफेक्ट था, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम के साथ टकराता था, वहां से इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा बाहर आ रहे थे, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पैदा हो रहे थे, हमने कहा एवलांच इफेक्ट। लेकिन यहां पे ऐसा एवलांच इफेक्ट नहीं, यहां पे जो इफेक्ट हो रहा है दैट इज ज़ीनर इफेक्ट। एंड ज़ीनर इफेक्ट में याद रखिएगा, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो उतनी होती ही नहीं, उसका वैल्यू उतना होता ही नहीं, बिकॉज कोलिजन्स नहीं हो रहे, हीट उतनी प्रोड्यूस नहीं होती, जिसकी वजह से आपके सेमीकंडक्टर की डेथ हो सकती है। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ अ ज़ीनर डायोड। रिमेंबर, रिवर्स बायसिंग में the reverse biasing voltage which does not have the tendency to kill the semiconductor, to kill the p-n junction. लेकिन in a case of avalanche effect, the condition is that when the currents are increasing because of the collisions, heat produce होती है और आपका semiconductor जो है वो मर जाता है। समझ गए कि नहीं? तो आपको क्या समझ आ गया? हमें ये समझ आ रहा है कि आपने अप्लाइड वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, फालतू करंट तो पास हो गई, लेकिन जब ये अप्लाइड वोल्टेज कम हो जाएगा ना, वापस ये ज़ीनर डायोड अपने वापस ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, और ओरिजिनल फॉर्म में आने की वजह से यू कैन अगेन रीयूज इट। ठीक है, देयरफॉर हम ये देखते हैं कि जो आपका ज़ीनर डायोड है, इसके पास एक जबरदस्त एप्लीकेशन, द एप्लीकेशन दैट लाइज विद इन द ज़ीनर डायोड इज दैट इट इज यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। अब ये वोल्टेज रेगुलेटर का काम कैसे करता है वो समझ लीजिएगा आप, मैं आपको समझाता हूं ये कंसेप्ट अच्छे से। तो पहले मैं आपको ये समझाना चाहता था कि ज़ीनर डायोड के पास जो स्पेशलिटी है वो ये कि फॉरवर्ड बायसिंग में ओके करंट्स विल बी अलाउड, रिवर्स बायसिंग में करंट्स आर अलाउड बियॉन्ड दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वोल्टेज, एंड दैट वोल्टेज विल बी कॉल्ड एज अ ब्रेक डाउन वोल्टेज। लेकिन जो यहां पर ब्रेक डाउन हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द ज़ीनर इफेक्ट, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स टूटते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ द कोलिजन्स but because of the high values of the electric field which knocks out the covalent bonded electrons from the neutral atoms which are near the depletion layer, and therefore currents are increasing. Clear hai? Okay, now if we go to the concept of Zener diode being used as a voltage regulator, this is a very important concept because this is the main thing that they are asking you in class 12th. देखिए, अगर आप ग्राफ को आप देखें, बायसिंग के ग्राफ को देख लें, फॉरवर्ड बायसिंग में ऑलरेडी वी नो करंट्स आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिलिएम्पियर्स एंड द ग्राफ इज समवhat like this. This is the knee voltage applied, currents. एंड रिवर्स बायसिंग, अब आपको पता है पहले माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बढ़ते हैं, करंट फिर सैचुरेट हो जाती है, लेकिन उसके बाद एक ऐसा वोल्टेज आ जाता है जिसकी वजह से ब्रेकडाउन होगा, या तो ये ब्रेकडाउन ज़ीनर होगा या तो ये ब्रेकडाउन एवलांच होगा। ठीक है कि नहीं? अब समझ लीजिएगा, नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट अ ज़ीनर डायोड, यू आर सीइंग दैट इफ यू आर इंक्रीजिंग, सर नाउ ऑब्वियसली आई विल बी टॉकिंग अबाउट द ज़ीनर इफेक्ट, इफ यू आर इंक्रीजिंग द वोल्टेज, द अप्लाइड वोल्टेज beyond this value, beyond this breakdown value जिसको हमने VZ का नाम दिया, अगर आपका अप्लाइड वोल्टेज, अगर आपकी अप्लाइड एनर्जी बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट हो रही है, आप देख रहे हो जो वोल्टेज है वो इंक्रीज नहीं हो रहा, वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स इंक्रीज नहीं हो रहा, बल्कि इट इज द करंट्स ओनली व्हिच आर इंक्रीजिंग। आपने एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को दे दी वो आपने बढ़ा दी, बहुत ज्यादा बढ़ा दी, लेकिन जो
वोल्टेज अक्रॉस दिस जीना डायोड रह रहा है वो वोल्टेज बढ़ नहीं रहा, वो कांस्टेंट रह रहा है, लेकिन करंट्स बहुत ज्यादा ही इंक्रीज हो रही है। ठीक है कि नहीं? क्यों? आप एक रिलेशन जानते हैं डिस्चार्जिंग की, दैट V इज इक्वल टू E माइनस IR। पढ़ा होगा आपने डिस्चार्जिंग की कंडीशन, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए मैं वेट कर रहा था इस टॉपिक का। नाउ बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस, इट विल बी वेरी इजी फॉर मी। नाउ सी, say for example you want the applied voltage to be say for example 10 volts। कितना? 10 volts। और say for example आपने कोई अप्लाई कर दी एनर्जी say 20 volts, आपने एनर्जी EMF, the net energy that you are supplying to the electron, it is 20। आप कितना चाहते हैं आउटपुट में वोल्टेज? Only what is the terminal potential difference? It is the potential difference when the current is being drawn from the cell. Yes, we are drawing some currents, लेकिन तब original EMF सेल का जो था that was 20। सेल के पास क्षमता थी कि 20 volts of energy सप्लाई कर सके, लेकिन जो एक्सटर्नल वोल्टेज एक्सटर्नल रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप आ रहा है that is only 10 volts। फाइन है कि नहीं? तो आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि आपके जीना डायोड की क्षमता ये है कि करंट्स को इंक्रीज कर रहा है लेकिन वोल्टेज को इंक्रीज नहीं करेगा। हो क्या रहा है? अब से फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस होगी, कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा कुछ से यहां पे हम मानते हैं 5 ओम। ठीक है, तो इसको 10 होने के लिए हमें ऑब्वियस ही बात है करंट इस वक्त 2 एम्पीयर आ जाएगी, आएगी कि नहीं? 20 वोल्ट इज द नेट ईएमएफ। आपने जब 10 वोल्ट की क्षमता चाहिए, आपने देखा जीनर डायोड जो है उसमें से जो करंट चलेगी दैट विल बी ओनली 2 एम्पियर्स, and 2 ampere current into 5 the resistance that will obviously that will be constant। 10 इससे सब्ट्रैक्ट करके 10 ही आंसर आएगा। ठीक है, नाउ फॉर एग्जांपल आपने अप्लाइड वोल्टेज, आपने जो EMF सोर्स इस्तेमाल करने की कोशिश कर दी, आपने बोला नहीं मैं अब मैं EMF बहुत ज्यादा दे दूंगा, से आपने 30 दे दिया। ठीक है, आपको पता है जीना डायोड क्या करेगा? जीना डायोड ऑब्वियसली मैंने आपको ग्राफ सिखा दिया, मैंने आपको कहा बच्चा इसके बाद ये वोल्टेज इंक्रीज नहीं कर सकता, इसके पास ये क्षमता, क्यों? इसके पास ये क्षमता है कि ये वोल्टेज को रेगुलेट कर पाएगा, ये वोल्टेज को एक स्टेबलाइज्ड फॉर्म, स्टेडी फॉर्म में एक कांस्टेंट वैल्यू पे लेके आएगा। ठीक है, ये अगेन 10 वोल्ट ही देगा आउटपुट में, बिकॉज यू वांट द आउटपुट शुड बी ओनली 10। ये इसकी कंडीशन है, लेकिन कब? when you're operating this Zener diode in the breakdown region, it is only possible after the breakdown region, otherwise breakdown तक currents increase हो रही, voltage increase हो रही, लेकिन beyond the breakdown it is the condition of the Zener diode that it does not increase the voltage, it only increase the currents। how? यहां पे आपने 30 दे दिया, रेजिस्टेंस तो 5 ही है, आप चाहते हैं कि आंसर 10 आ जाए, तो ऑब्वियस सी बात है यहां से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे? आप देखेंगे करंट जो है 30 में से 20 आना चाहिए, तो आपकी करंट जो है 4 एम्पीयर आएगी। देखो करंट्स बढ़ रही है, करंट्स बढ़ रही है, करंट्स बढ़ रही है, ग्राफ नीचे आ रहा है, करंट्स बढ़ रही है रिवर्स डायरेक्शन में, लेकिन वोल्टेज इंक्रीज नहीं हो रहा है। से फॉर एग्जांपल आपने 40 वोल्ट एनर्जी लगा दी, अगेन द सेम थिंग विल हैपन। 5 ओम रेजिस्टेंस थी, आप चाहते हैं यहां से 30 कम हो जाए, तो आप क्या करेंगे? आपकी करंट 6 एम्पीयर आ जाएगी, अगेन आउटपुट में 10 आ जाएगा। तो आपका Zener डायोड पोजेस करता है ये प्रॉपर्टी दैट it has a tendency to regulate the voltage। रेगुलेट करने का मतलब स्टेबलाइज करने की कंडीशन, स्टेबलाइज करने का मतलब स्टेडी करेगा। स्टेडी कैसे करेगा? ये स्टेडी करता है, आपका वोल्टेज रेगुलेट कर देता है, आपका वोल्टेज स्टेबलाइज कर देता है बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ करंट्स व्हिच आर फ्लोइंग थ्रू इट। ये अपने अक्रॉस जो करंट्स चल रही है वो करंट्स बढ़ा रहा है। वो कैसे पॉसिबल है? वो ये पॉसिबिलिटी इसकी आ जाती है बाय द कंडीशन दैट ये अपने अक्रॉस जो ड्रॉप्स है अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द Zener डायोड उनको इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब देखो आपने इतना वोल्टेज रखा अप्लाई में, आपने एनर्जी इतनी दे दी तब भी आउटपुट में, आपने अप्लाइड वोल्टेज कम कर दिया तब भी आउटपुट में, तो कर क्या रहा है? ये अपने अक्रॉस जो ड्रॉप्स है अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द Zener डायोड, अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द Zener जो ड्रॉप्स हो रहे हैं, यहां पे हो रहा है 10, यहां पे हो रहा है 20, यहां पे हो रहा है 30, ये ड्रॉप्स को कम कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। कैसे? करंट्स का वैल्यू रेगुलेट करने से। करंट्स का वैल्यू चेंज कर रहा है कंटिन्यूअसली अक्रॉस द Zener डायोड, और जिसकी वजह से आपके आउटपुट में जो वोल्टेज आ रही है वो कांस्टेंट आ रही है। लेकिन सर ये इस्तेमाल कहां पे होता है वो आप समझ लीजिए। ये कंसेप्ट अभी आपको अगर डाउट में रह रहा है कोई बात नहीं, अभी हम और समझ लेंगे ये क्या करेगा। ये देख लीजिए Zener डायोड
की अगर मैं बात करूं अभी और, तो हमने एक लेक्चर नंबर 7 में एक चीज पढ़ ली, दैट वाज कॉल्ड एज रेक्टिफिकेशन। मैंने आपको कहा बच्चा जब आपका एसी सोर्स कुछ ऐसा होता है, पढ़ा हमने, दिस इज द एसी इनपुट। हमने कहा कि अगर आप इस एसी इनपुट को एक रेक्टिफायर को दे दें, चाहे वो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन है, फुल वेव में ब्रिज रेक्टिफायर है, ठीक है, कुछ भी है। हमने देखा कि आउटपुट, देखो ये वाला आपने इनपुट फीड कर दिया किसको, रेक्टिफायर को। वहां से क्या मिला था, अगर आपको याद होगा, वहां से मिला था कुछ ऐसा। चलो फुल वेव रेक्टिफिकेशन का केस, अगर मैं आपको फुल वेव रेक्टिफिकेशन का केस बता दूं, करंट कैसी आई थी, करंट कुछ ऐसी आई थी कि नहीं। हमने कहा अब जो देखो इस वाले करंट इनपुट में मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट as well as the direction of the, this was the positive half, this is the negative half. The positive half and the negative half, they are continuously being interchanged and therefore we call this as AC. कहा था कि नहीं? आपने एक AC को जो फीड कर दिया एक रेक्टिफायर में, और अगर उसकी फुल रेक्टिफिकेशन हो रही है, तो हमने कहा कि जो आपका आउटपुट है वो अब एक ही डायरेक्शन में चलेगा, सब के सब पॉजिटिव हाफ से, यानी कि अब करंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में, लेकिन स्टिल द आउटपुट कंटेन्स different values of currents at different points, and therefore this was called as a rippled DC. मैंने कहा था इसमें रिपल फैक्टर है, इसमें फॉर्म फैक्टर है, जो हमें बताता है कि इसमें कितना कंटेंट ऑफ एसी अभी भी, और आप चाहते हैं कि आपका कंटेंट इन द आउटपुट बहुत कम, आपका रिपल फैक्टर बहुत कम, ठीक है कि नहीं। अब जो आपकी करंट है, दिस इज नॉट अ स्टेबलाइज्ड डीसी। आपकी करंट जो है, आपका वोल्टेज जो है, it is continuously changing in magnitude. It doesn't have a stabilized value. It doesn't have a steady value. Therefore, what are you going to do? You will feed this ripple DC to a Zener diode. This is the property of the diode, Zener diode. And a Zener diode के पास property है, it is used as a voltage regulator. जब वोल्टेज रेगुलेट होगा, ऑब्वियस सी बात है, करंट्स भी क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। देयरफॉर आप क्या देखोगे, आपके एक्सटर्नल रेजिस्टर में जो करंट्स चलेगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी, और आपका जो एक्सटर्नल रेजिस्टर है वो हाई करंट्स या लो करंट से हमेशा बच जाएगा, ठीक है कि नहीं। आप देख लीजिए, जब जीनर डायोड में दे देंगे ना, जो आपका आउटपुट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, ये आपका आउटपुट है, कांस्टेंट वैल्यू। देयरफॉर दिस इज अ प्योर फॉर्म ऑफ डीसी, अ स्टेबलाइज्ड वैल्यू, अ रेगुलेटेड वैल्यू, बिकॉज जीनर डायोड के पास एक प्रॉपर्टी है कि ये वोल्टेज को रेगुलेट करता है बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द करंट्स व्हिच आर फ्लोइंग थ्रू इट। अभी हमने पढ़ा V इज इक्वल टू E माइनस IR। जो वोल्टेज आपके आउटपुट में होगा वो कांस्टेंट होगा। कैसे? आप EMF का वैल्यू कुछ भी दें, आप इसको बढ़ाएं, आप इसको घटाएं, लेकिन इस जीनर डायोड के पास प्रॉपर्टी है कि ये जो ड्रॉप अक्रॉस द जीनर, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द जीनर है, इसको कभी बढ़ाएगा कभी इसको घटाएगा, ताकि ये चीज जो है वो क्या रहे, कांस्टेंट। समझ गए कि नहीं? अभी हमने बोला 10 की बात की, आपने अप्लाई कुछ भी कर दिया, आपने 20 अप्लाई कर दिया, आप देखते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस से फॉर एग्जांपल 5 ओम है, तो आपकी करंट जो होगी वो सिर्फ 2 एम्पीयर होगी। आपने EMF बढ़ा दिया, या आपने से फॉर एग्जांपल करंट को, आपने EMF को सिर्फ और सिर्फ 10 रख दिया, तब क्या देखोगे, जीनर डायोड की प्रॉपर्टी है ये अपने में से कोई भी करंट नहीं लेगा, ताकि आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ 10 रहे। तो यहां पर इसका मतलब ब्रेकडाउन अभी नहीं हुआ है, अभी जीनर में से कोई भी करंट नहीं चल रही होगी, लेकिन इट इज ओनली बियॉन्ड दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द वोल्टेज दैट यू वुड लाइक टू हैव ब्रेकडाउन। एंड ब्रेकडाउन में आपका जीनर डायोड हमेशा करंट्स को रेगुलेट करता है। करंट्स का वैल्यू अपने में, यानी कि जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द जीनर है वो बढ़ जाएगी, वो घट जाएगी, ठीक है, ताकि आपके आउटपुट में जो वोल्टेज रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। नाउ इस चीज को बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं जीनर डायोड की सर्किट डायग्राम ले रहा हूं। सर्किट डायग्राम जब हम लेंगे तो शायद, आई होप, आपको ज्यादा क्लियर पिक्चर मिल जाएगी जीनर डायोड की। नाउ पहली चीज, जब आप जीनर डायोड को इस्तेमाल करें, पहली चीज आप याद रखेंगे दैट जीनर डायोड इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सर्किट, बिकॉज पैरेलल में आपका वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। और दूसरी चीज, you will always connect the Zener diode in reverse passing mode, ठीक है। दो चीजें, पहली चीज always connected in parallels across the circuit, and दूसरी चीज that reverse passing mode is always needed, reverse passed mode। फॉरवर्ड पासिंग अगर होगी तो it will behave as a normal PN junction, ठीक है। तो say for example हमारा एक, this is the positive terminal, this is the negative terminal, this is the
जीनर डायोड, ठीक है। पॉजिटिव के साथ आपका नेगेटिव टर्मिनल रहेगा, यहाँ पर आपका रेजिस्टर लगा हुआ है, एंड से फॉर एग्जांपल दिस इज द आउटपुट, V आउटपुट, दिस इज द V इनपुट, ठीक है। आपका ये लोड रेजिस्टर आ गया LRL, ठीक है। नाउ सी, I've connected this Zener diode with the load in parallels, ठीक है। दूसरी चीज, it is connected in reverse biasing condition, that the negative terminal is connected with the positive terminal. Now see, Zener diode की प्रॉपर्टी ये है कि say for example, मैं आपको समझाऊंगा, say for example, आपका जो ये आउटपुट है ना, ये आउटपुट है ना, आपका लोड जो है, जो मैक्सिमम वोल्टेज इसके अक्रॉस हो सकता है, मैक्सिमम वोल्टेज हमने शायद करंट्स में ऑलरेडी पढ़ा होगा, एक बल्ब फ्यूज तब होगा जब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस रेटेड पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा होगा। आपके बल्ब्स में लिखा होता है, आपके बल्ब जो होते हैं उन पे लिखा होता है, से फॉर एग्जांपल 220 वोल्ट एंड से कुछ पावर रेटिंग होती है 100 वैट, ठीक है। इसका मतलब क्या, 220 वोल्ट मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है जो आपके जो आप इसके अक्रॉस अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 220 से ज्यादा वोल्टेज अप्लाई कर दिया तो ये बल्ब जो फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। सब से फॉर एग्जांपल इसी तरीके से हमारा एक रेजिस्टर है जिसकी कोई मैक्सिमम रेंज है, जिसकी कोई मैक्सिमम रेटिंग है, से फॉर एग्जांपल V वोल्ट से, या V इक्वल टू से 3 वोल्ट से। यानी कि अगर इस रेजिस्टर, इस RL के अक्रॉस 3 वोल्ट से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ये अप्लायंस, ये लोड आपका जल जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। यानी कि अगर आपने एक अनरिलायंट सोर्स ऑफ EMF सोर्स पे के साथ इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया, क्या मतलब को, से फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का, ये नेगेटिव टर्मिनल है, आपने डायरेक्टली इसके साथ लोड को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, RL को। अब नाउ बिकॉज दिस सोर्स, दिस इनपुट सोर्स इज अनरिलायबल, ये वोल्टेज कुछ भी देगा, कभी 3 वोल्ट से ज्यादा देगा, कभी 3 वोल्ट से कम देगा, कभी 0 को कुछ भी नहीं देगा, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि आपके इस लोड को, आपके इस अप्लायंस को हमेशा खतरा रहेगा जलने का, ठीक है। हमेशा खतरा क्यों, देखो 3 वोल्ट से जब कम होगा ऑब्वियसली इट इज फाइन, नो प्रॉब्लम्स, 3 वोल्ट से कम है कोई मसला नहीं, लेकिन अगर 3 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज आ गया तो आपका अप्लायंस क्या है, जल जाएगा, और आपका अप्लायंस जल जाएगा तो ऑब्वियसली आपको महंगाई पड़ेगी, आपका मेंटेनेंस कॉस्ट, आपके जो एक्सपेंडिचर्स होंगे वो बढ़ जाएंगे, तो आप ये नहीं चाहते, ठीक है। आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका जो डिवाइस है ये सेफ रहे, ठीक है। तो इस चीज को सेफ रखने के लिए व्हाट वी डू, वी कनेक्ट दिस लोड विद द सोर्स, सेम सोर्स, दिस इज द अनरिलायबल डीसी सोर्स, ठीक है, बट विद द हेल्प ऑफ अ ज़ीनर डायोड, बट द ज़ीनर डायोड मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। अब देख लीजिएगा बच्चा क्या होने वाला है, अगर आपका वोल्टेज 3 वोल्ट से कम, अप्लाइड वोल्टेज अगर आपका 3 वोल्ट से कम, 3 वोल्ट मैंने यहां पर एग्जांपल ले ली, दैट ये जो इसको चाहिए होगा वो 3 वोल्ट है, ठीक है। अगर इसका अप्लाइड वोल्टेज 3 वोल्ट से कम है तो हमने ये देखा कि जो आपका ज़ीनर डायोड है इसमें कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। आपके ज़ीनर डायोड में से जो करंट चलने वाली होगी, देख लीजिएगा आपका जो करंट यहां से निकलेगा दैट विल से I, और जब इस जंक्शन पे करंट आ जाएगी इट विल डिस्ट्रीब्यूट, यहां से करंट चलेगी IL और यहां से करंट जो होगी दैट विल बी IZ, ठीक है। और नेट करंट क्या होगी, इट विल बी IZ प्लस IL, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, समझ लीजिएगा। व्हेन योर अप्लाइड वोल्टेज इज लेस देन 3 वोल्ट, जो करंट ड्रॉ हो जाएगी ऑब्वियसली, वो जो आपने वोल्टेज डिक्रीज कर दिया, जब आपकी करंट्स आएगी वो भी क्या आएगी, कम। अब यहां से भी करंट चलने वाली होगी, वो कम करंट्स आएगी, लेकिन ज़ीनर डायोड तक प्रॉपर्टी ये दिखाएगा कि जो करंट्स यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी ना, it will offer a high resistance to the flow of current, therefore करंट्स यहां से नहीं चलेगी और करंट पूरी की पूरी यहां से चलेगी, और आपको पता है कि आपका जो लोड है वो सेफ रहेगा, ठीक। लेकिन अगर आपने वोल्टेज इंक्रीज कर दिया, अगर आपका वोल्टेज बहुत ज्यादा आ गया, जब बहुत ज्यादा आएगा ऑब्वियसली बात है तब करंट्स बहुत ज्यादा आएगी। अब जब करंट्स बहुत ज्यादा आएगी ऑब्वियसली बात थी तब IL भी बहुत ज्यादा आता, लेकिन अगर IL बहुत ज्यादा हो गया दैट इज नॉट डिजायर्ड, दिस विल लीड टू मोर वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस RL, जिसकी वजह से आपका RL जो है वो जल जाएगा, ठीक है ना। आप ये नहीं चाहते, therefore what is going to happen, this Zener diode will regulate the output voltage. What it will do, it will increase actually IZ बढ़ जाएगा, IZ बढ़ जाएगा, ताकि
IZ का वैल्यू इतना बढ़ जाएगा कि आपके आउटपुट में जो करंट चलेगी वो करंट अगेन स्टेबलाइज्ड वैल्यू पे आएगी, ताकि आपका आउटपुट का जो वोल्टेज होगा वो कांस्टेंट रहेगा। समझ गए कि नहीं? समझ गए कि नहीं? जब आप में आउटपुट का वोल्टेज कांस्टेंट रखने की क्षमता आ गई विद द हेल्प ऑफ दिस ज़ीनर डायोड, आपका अप्लायंस जो है वो बच जाएगा। ठीक है, यानी कि ज़ीनर डायोड में जो आपने ज़ीनर डायोड विद द हेल्प ऑफ ज़ीनर डायोड व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द वोल्टेज इन द इनपुट योर ऑब्वियसली करंट्स विल इंक्रीज। मगर ज़ीनर डायोड है, ज़ीनर डायोड को पता है कि भाई इसके साथ जो वोल्टेज अप्लाई होना चाहिए वो 3 ही वोल्ट है। ठीक है, जो बाकी जितनी भी एक्स्ट्रा वोल्टेज आने वाली थी, जितनी भी ज्यादा करंट्स आने वाली थी इस वोल्टेज की वजह से, वो करंट्स जो है वो ज़ीनर अपने में से पास कराएगा। फालतू करंट्स, जो करंट्स ये इसमें से पास करवाएगा, ये अपने में से पास करवाएगा, और जो वो करंट्स इंक्रीज हो जाएगी, ऑब्वियस बात है ज़ीनर को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ज़ीनर तो हीट नहीं होता, ज़ीनर इन फालतू करंट्स को निकाल देगा और जब भी वापस कंडीशन आ जाएगी ज़ीनर अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, और आपका अप्लायंस बच गया। ठीक है, तो ज़ीनर डायोड के पास यही प्रॉपर्टी है कि आपका ज़ीनर डायोड आप हमेशा, आपका 3 वोल्ट वाला आउटपुट चाहिए, आप हमेशा ज़ीनर ब्रेकडाउन ज़ीनर डायोड ऐसा लाएं जिसका ब्रेकडाउन 3 वोल्ट पे ही होगा। ठीक, क्योंकि 3 वोल्ट के बाद ये कोई भी वोल्टेज इंक्रीज नहीं कराएगा, ये सिर्फ और सिर्फ करंट्स इंक्रीज कराएगा जो इसमें से फ्लो हो सकती है, ये सिर्फ और सिर्फ करंट्स डिक्रीज कर सकता है जो इसमें से फ्लो होगी, लेकिन आउटपुट में जो वोल्टेज रहेगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। इट विल ऑलवेज हैव दैट कांस्टेंट वैल्यू। अगेन वो हमने अभी पढ़ा, V इज इक्वल टू E माइनस IR। ये EMF कुछ भी हो, बढ़ जाए या घट जाए, ज़ीनर हमेशा उतना ही वोल्टेज आउटपुट में देगा जितना आपको चाहिए। आपको चाहिए होगा 3 वोल्ट इसके अक्रॉस, आप एक ज़ीनर डायोड को सिलेक्ट कर दें जिसका ब्रेकडाउन 3 पे होगा और ये हमेशा 3 ही देगा आउटपुट में, और अपने अक्रॉस जो करंट से बढ़ा है ये उन करंट्स को या बढ़ाएगा या घटाएगा। समझ गए कि नहीं? ठीक है कि नहीं? सो ज़ीनर डायोड हैज दिस प्रॉपर्टी टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ द करंट्स थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टर। कैसे? ये उस वोल्टेज सोर्स को कांस्टेंट कर देता है बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द करंट्स, बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द ड्रॉप्स व्हिच आर ऑकरिंग अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ज़ीनर। ठीक है, यानी कि IZ कभी बढ़ जाएगी, IZ कभी घट जाएगी। समझ गए कि नहीं? ठीक है कि नहीं? सो इररिस्पेक्टिव आपने अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ाया या आपने अप्लाइड वोल्टेज को घटाया, ज़ीनर के पास ये क्षमता है कि आउटपुट में हमेशा एक कांस्टेंट वोल्टेज आएगा। ठीक है, एक कांस्टेंट वोल्टेज आएगा, और वो कांस्टेंट वोल्टेज आ रहा है बिकॉज ये अपनी IZ जो ड्रॉप्स अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ज़ीनर हो रहे हैं, वो ड्रॉप्स या तो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं ताकि आपका अप्लायंस सेफ हो जाए। समझ आया कि नहीं? So Zener diode can be used as a voltage regulator because when the input currents are increased, the currents through the Zener will increase, so that again normal stabilized values of currents flow through the RF. When the input voltage is decreased, the currents through the Zener will decrease, ताकि यहां से जो करंट चलेगी वो अगेन स्टेबलाइज्ड नॉर्मल फॉर्म में आ जाए। ठीक है, समझ गए ना? So this was the overall concept of the Zener diode being used as a voltage regulator. And remember, Zener diode, this is the biggest application of the Zener diode, that it is used as a voltage regulator. अच्छा, दूसरी चीज मैं कह सकता हूँ ना, इसी Zener diode की बात करें, आपने सपोज 7 वोल्ट दे दिया, ठीक है, लेकिन आपका आउटपुट में कितना वोल्टेज चाहिए था? 3 वोल्ट। तो Zener diode ने क्या किया होगा? Zener diode ने 7 से आपका वोल्टेज जो है 7 से, फॉर एग्जाम्पल आपने इनपुट में 7 वोल्ट दे दिया, ठीक है, आपके इंटरनल आपका जो लोड है, लोड इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होना चाहिए वो होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ 3 वोल्ट। तो आपके Zener diode ने क्या किया? आपके Zener diode ने 7 वोल्ट को कन्वर्ट कर दिया इनटू 3 वोल्ट्स। तो व्हाट इज इट डूइंग? इट इज बीइंग यूज्ड एज अ वोल्टेज शिफ्टर। ये वोल्टेज को शिफ्ट कर रहा है, और शिफ्ट उतना ही होता है जितना डिफरेंस होगा बिटवीन द इनपुट एंड द रिक्वायर्ड आउटपुट वोल्टेज। समझ गए कि नहीं? यानी कि यहां पे शिफ्ट 4 वोल्ट का है। ठीक है, तो हमेशा आप Zener वही इस्तेमाल कीजिएगा जितना आपका आउटपुट में वोल्टेज चाहिए होगा। ठीक है कि नहीं? तो आप यहां पर देख रहे हैं शिफ्ट हो रहा है। आपने से फॉर एग्जांपल आपने इनपुट 6 वोल्ट दे दिया, तो अब शिफ्ट सिर्फ 3 वोल्ट आएगा। सो देयरफॉर द Zener diode इज बीइंग यूज्ड एज अ वोल्टेज शिफ्टर। सो दो एप्लीकेशंस हमने पढ़ ली। पहली चीज ये दैट Zener diode इज यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, ये वोल्टेज को रेगुलेट करता है, रेगुलेटर। दूसरी चीज, इट इज यूज्ड एज अ वोल्टेज shifter. We can shift the voltages. ठीक है? Now we have got one more application to Zener diode, that
Zener diode can be used as a voltage clipper. It can be used as a voltage clipper. तो क्या मतलब वो clipper वो समझ लीजिए. Now if you've got two Zener diodes facing each other, ठीक है, facing each other, this is the input side, the positive end, the negative end, ठीक है, this is the output side, the positive end, negative end, ठीक है, this is the load resistance, say for example R. When two Zener diodes, this is Zener 1, this is Zener 2, when two Zener diodes facing each other, the negative terminal is connected with the negative, they are facing each other. When two Zener diodes are facing each other, are connected in series, then the combination can be used as a voltage clipper. हो गया मतलब क्लिप. देखिए आपके जो इनपुट्स होते हैं ना वो कुछ ऐसे होते हैं, समझ लीजिए ऐसे होते हैं कि नहीं. तो इन इनपुट्स में स्पाइक्स होते हैं, ये स्पाइक्स है, ये स्पाइक्स है, ये स्पाइक्स है, ठीक है. और इन स्पाइक्स की वजह से आपने देखा होगा आपके घर पे जब बिजली चल रही होती है, अचानक लाइट आ गई. जब अचानक लाइट आ जाती है व्हाट हैपेंस, कोई जो आपके घर पे लैंप्स लगे होते हैं, कोई लैंप जो है वो सड़ जाता है. क्यों? क्योंकि हम फिर कश्मीरी में कहते हैं या पावर ऑफ तीयस, यानी कि कोई स्पाइक था उसकी वजह से अप्लायंस जल गया. या आपने देखा होगा कहीं पे फ्यूज था वो सड़ गया. क्यों? क्योंकि करंट तेज थी, उसने अप्लायंस को तो बचा लिया लेकिन फ्यूज सड़ गया. क्यों? क्योंकि उसमें जो है हैवी करंट आ गई, सेफ करंट से ज्यादा करंट आ गई, ठीक है, जिसकी वजह से आपका अप्लायंस जो है वो खराब हो सकता है. तो आप नहीं चाहते कि आपके स्पाइक्स जो है वो आपके सिस्टम को इन्फेक्ट कर दे, वो आपके सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दे, वो आपके सिस्टम को बर्न आउट कर दे, ठीक है. तो आप क्या करेंगे? यू विल यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू Zener diodes फेसिंग ईच अदर. व्हाट इज गोइंग टू हैपन? जब दो Zener डायोड इस तरह से कनेक्टेड होंगे, आपका सर्किट जो है, आपके आउटपुट में जो वोल्टेज आने वाला है ना, वो उसका ग्राफ जो है कुछ ऐसा आएगा. आना जो था वो कुछ ऐसा था आपके सर्किट में ऐसे, लेकिन ये स्पाइक्स तो डिस्टर्ब कर रहे थे आपके सर्किट. पता है आपको, आपका आउटपुट जो आएगा विद द हेल्प ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, द आउटपुट विल बी लाइक दिस. हाँ, यहां तक इट विल क्लिप द टॉप एंड्स, इट विल क्लिप द टॉप एंड्स, इट विल क्लिप द टॉप एंड्स. आपका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, यानी कि ये चीजें उसमें नहीं होगी. जब ये करंट्स उसमें नहीं होगी, जब ये पीक वैल्यू, जब ये एम्पलीट्यूड के इतने टॉप वैल्यूज उसमें नहीं होंगे, आपका सर्किट, आपका अप्लायंस जो है वो ऑब्वियसली बच जाएगा. समझ गए कि नहीं? एक बार एक Zener डायोड काम करेगा, दूसरी बार दूसरा Zener डायोड काम करेगा, ठीक है कि नहीं? तो देयरफॉर रिमेंबर दिस थिंग दैट, हाँ, कभी कभी जरूरी नहीं है ऐसा, आपका इनपुट ऐसा भी हो सकता है, पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ, ठीक है कि नहीं? चलो ये हटा देते हैं, ये आपकी क्लिप. एक बार एक Zener डायोड काम करेगा, दूसरी बार दूसरा Zener डायोड करेगा. फिर पॉजिटिव हाफ के वक्त एक बार देखो रिवर्स बायस में काम करना है ना, तो एक बार दिस इज ऑलरेडी रिवर्स बायस्ड, ये काम करेगा. लेकिन जब आपका नेगेटिव साइकिल आ जाएगा, नेगेटिव साइकिल के वक्त दूसरा Zener डायोड, तो एक बार Zener 1, ये Zener 2, ये Zener 1, वो Zener 2, ठीक है. Therefore remember that this is the overall concept of Zener diode, which we can use as a voltage regulator, as a voltage shifter or as a voltage clipper, ठीक है. अब वोल्टेज रेगुलेट करने की क्षमता जो थी वो इसलिए थी क्योंकि करंट्स इसके अक्रॉस बढ़ सकती है, घट सकती है, ठीक है. और जब करंट्स इसके अक्रॉस बढ़ सकती है, घट सकती है, तो आप मुझे बताइए जो रेजिस्टेंस Zener ऑफर कर रहा होगा वो एक्चुअली इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होगी. देखो किसी रास्ते पे करंट कभी ज्यादा है, करंट कभी कम है, इसका मतलब रेजिस्टेंस उस रास्ते पे कभी ज्यादा है, कभी कम है, ठीक है. That is why the resistance of the Zener diode, we call this resistance as non-ohmic resistance. ओमिक होती तो कांस्टेंट होती, ठीक है. दरअसल Zener diode की जो रेजिस्टेंस that is called as non-ohmic resistance, and non-ohmic resistance की वजह से Zener resistance is sometimes also called as Zener dynamic resistance, ठीक है. Because this value, the resistance, it is being changed with the currents, or sometimes you will see it is the temperature also which can change these value of resistances, ठीक है. So this was it. This was the first kind of a special diode, the Zener diode. Thank you so much. Inshallah next class में
we'll discuss the photodiodes and the solar cells, etc. ठीक है, thank you.